तो डिटर्मिनेंट बाय आशीष सर गोट ऑफ मैथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो चैप्टर तो आता ही है, इसी तरीके से रिवाइज़ करना है। तो शुरू करता हूँ मैं। आई डोंट नो कि मेरा फेस आ रहा है, ढंग से आ रहा है, नहीं आ रहा, पर मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। और ये मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है 12 अप्रैल चौथा महीना 2025। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या है। ओके, थोड़ी हवा चल रही है, मेरे को थोड़ा सा अरेंज होना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एक्सप्रेशन या वैल्यू की। तो एक वैल्यू मतलब ये डिटर्मिनेंट को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन को एक रिप्रेजेंटेशन के तरीके को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखता है, ये जो दो लाइंस दिख रहे हैं इसी यही डिटर्मिनेंट शो करते हैं, ठीक है। तो जो एक डिटर्मिनेंट होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, और जो ऑर्डर होता है वो रो इनटू कॉलम होता है, मतलब पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। तो अगर कोई ऑर्डर 2 बोलता है तो यानी कि पहले 2 रो हैं 2 कॉलम है, और अगर कोई 3 बोलता है तो यानी कि 3 रो 3 कॉलम है। इसके अलावा जो भी क्या बोलने वाला था मैं, एक डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट होते हैं, मतलब जो भी ऑर्डर होता है उसका स्क्वायर करने पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट में कितने वो आ जाता है। ये पहला तरीका हो गया जिससे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट ले आ सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि डायगनल पे उसके जितने एलिमेंट है, अगर हमें डायगनल एलिमेंट पता है उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 का स्क्वायर किया तो टोटल एलिमेंट कितने डिटर्मिनेंट में, वो 9 है। तो 2 तरीके हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में काम आते हैं। तो ये ज़रूरी रिवीजन के लिए मैंने बता दिया, बाकी ये पता तो है ही मेरे को। तो ये होता है डिटर्मिनेंट, उसमें ऑर्डर पता हो गया, रो पहले आता है कॉलम पर आता है बाद में, ये पता हो गया। और एक जनरली ये जनरल तरीका है लिखने का डिटर्मिनेंट को कि A11 का मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट को जनरल वे में इस तरीके से लिखा जाता है। और I और J रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम एंड रो को, रो कॉलम या कॉलम रो दोनों में जो भी कह लो। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी पॉइंट छूटा तो नहीं ना। हाँ, एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये रहा, मैंने बोला कि एक डिटर्मिनेंट का अगर हमें ऑर्डर पता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो टोटल एलिमेंट निकल आएंगे। और वैसे ही डायगनल का भी स्क्वायर किया तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट निकल आएंगे। और डायगनल के ऊपर कितने एलिमेंट है और डायगनल के नीचे कितने एलिमेंट है, फार्मूला कह लो या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है क्वेश्चन करने के बाद। वो क्या कहते हैं, कैसे निकलेगा वो, उसका फार्मूला है n² - n डिवाइड बाई 2। इससे क्या कहते हैं, डायगनल के ऊपर कितने एलिमेंट हैं और डायगनल के नीचे कितने एलिमेंट है, इस फार्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि एक डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये याद रखना कि पहले किसको करना है और बाद में किसको करना है। तो AD और फिर -BC, ये माइनस साइन का याद रखना कि हाँ माइनस करते हैं। पहले A क्रॉस D करेंगे फिर माइनस कर देंगे BC। और ऑर्डर 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस रो या जिस कॉलम को एक्सपैंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट को लिखते हैं। नहीं, उससे भी पहले मेरे को ये बताना था कि पहले प्लस माइनस साइन असाइन करते हैं। और प्लस यहाँ से शुरू होता है और इसी की मदद से इन सब पे ये साइन असाइन हो सकते हैं। यहाँ पे माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्लस की मदद से यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट पे प्लस आता है और इसी की वजह से सब पे साइन असाइन होता है। तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए जिस भी रो या जिस भी कॉलम को एक्सपैंड कर रहे हो पहले उसका एलिमेंट लिखो, फिर उसके रो और उसके अलॉन्ग रो और कॉलम काट दो, ठीक है। और फिर बचे हुए जो 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा उसे लिख दो। समझने के लिए ये रहा, पूरा मैंने बता दिया। ये रहा, हमने फर्स्ट रो को एक्सपैंड किया है और पूरी एक रो को एक्सपैंड करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, या फिर पूरी, अगर मैंने इस पूरी रो को एक्सपैंड कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इसको, तो वैल्यू तो इसको, तो भी वैल्यू इसको इन तीनों में से किसी एक रो को एक्सपैंड कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी। और इन तीनों कॉलम में से एक्सपैंड कर दिया किसी को तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सपैंड करने का ये तरीका है। ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को पहले एलिमेंट लिखा, फिर उसके अलॉन्ग रो और कॉलम काट दिया। ये यहाँ से ये काटा और ये काटा तो बचा ये, तो ये इसको लिख देना। और फिर सिमिलरली यहाँ पे पहले प्लस था फिर माइनस आएगा। साइन का भी बहुत ज़रूरी बात है, साइन का भी ध्यान रखना है। साइन असाइन करके फिर उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट
एलिमेंट लिखा, फिर उसके अलॉन्ग रो और कॉलम काटने के बाद ये आएगा, ऐसे ही थर्ड का। तो ये एक्सपेंशन हो गया थर्ड, मतलब ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन। ठीक है, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड ऐसे करते हैं। और ये क्या कहते हैं, हमारे जो डिटरमिनेंट है इसमें जीरो बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई करने में सब जीरो आंसर आते हैं। इसलिए अगर जहाँ पे भी जीरो हो तो उसी के अलॉन्ग हम लोग ढूंढते हैं। जैसे कि रो में है तो हम लोग इधर से शुरू कर रहे हैं या फिर इधर से, ये रो 2 से करना ज़्यादा आसानी से आंसर निकल आएगा, ये हम लोग ध्यान रखते हैं। उसके बाद अगर हमें 2 डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल से समझा है कि ये दोनों डिटरमिनेंट हैं। ठीक है, और दोनों के इक्वल हैं, लेकिन दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं। देखो, क्योंकि कि इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी एक्सपेंड करने में 4 आएगा और इसको भी एक्सपेंड करने में 4 आएगा। तो यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है कि ऊपर वाले, हाँ, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों डिटरमिनेंट अगर इक्वल हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या कहते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 डिटरमिनेंट है दोनों के दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन फिर भी इनके एलिमेंट्स डिफरेंट है। मतलब कि इनके एलिमेंट डिफरेंट होने के बावजूद भी ये दोनों इक्वल हैं। तो यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जब 2 सेम एलिमेंट हो, मतलब कि यहाँ पे देखो 2 हो तब, अरे यहाँ पे 2 हो तभी ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो कुछ और एलिमेंट है, फिर भी इसकी वैल्यू 4 आ गई और इसकी वैल्यू तब भी 4 आ गई। सो आंस 2 डिटरमिनेंट इक्वल होंगे और क्या कहते हैं एलिमेंट अलग होने के बाद भी 2 डिटरमिनेंट इक्वल हो सकते हैं। सो इसका इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि इसका ये मतलब नहीं है 2 डिटरमिनेंट इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो ही जाके इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट कुछ और भी है फिर भी 2 डिटरमिनेंट इक्वल है। ये सबसे ज़रूरी बात थी रिवीजन के लिए। लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमें ये याद रखनी है, और इसमें ये वाली प्रॉपर्टी तो खास करके कि अगर हम लोग लॉग एक बेस ए उसकी पावर उसकी बी है और मतलब दोनों के दोनों लॉग रेसिप्रोकल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हो गया लेक्चर 1 ख़त्म। लेक्चर 2 में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, माइनर कोफैक्टर एक्सपेंशन। तो सबसे पहले एक एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट में हाँ माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो माइनर क्या होता है, माइनर क्या होता है कि जब हम लोग एक डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट डिटरमिनेंट को, हाँ हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया तो अलॉन्ग फर्स्ट रो किया। ठीक है, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट लिखा और फिर उसके जो बाकी जो 2/2 का डिटरमिनेंट बना वो होगा इसका माइनर। माइनर किसका होगा, A11 का। तो ऐसे ही अगर जब हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो जो छोटा, मतलब छोटा नहीं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमने इसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, अगर इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते तो जो पहले इसका एलिमेंट लिखते, साइन असाइन करते और फिर जो छोटा 2/2 का डिटरमिनेंट बनता वो इसका माइनर होता। ठीक है, तो ये माइनर का कॉन्सेप्ट है कि जो स्मॉलर, अरे यार यहाँ पे मैंने इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है कि जिसका डिटरमिनेंट जिस एलिमेंट, अच्छा हाँ डिटरमिनेंट एक एलिमेंट का निकलता है, ये ज़रूरी बात थी इसलिए मैंने समझा पा रहा था। तो जिस भी एलिमेंट का हमने डिटरमिनेंट निकालना, माइनर निकालना है, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसके अलॉन्ग रो और कॉलम को काट दो, जो बचेगा उसको लिख दो तो वो उसका डिटरमिनेंट होगा। जैसे कि हम लोग को इसका माइनर निकालना है तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम काटने के बाद जो बचा 2 ऑर्डर का वो बन गया इसका माइनर। तो इसका माइनर क्या है, ये है। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बाकी के लिए भी इसका माइनर, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम काटने के बाद जो बचा है वो इसका माइनर है। तो ये हो गया 3 ऑर्डर के लिए माइनर निकालने का तरीका। और अगर ऐसे बोला जाए 2 ऑर्डर के लिए तो इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हमें बोला माइनर A11 तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम काटने के बाद ये बचा तो ये इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग माइनर निकालते हैं। ऑर्डर 4 में भी बहुत आसान है। ठीक है, और क्या माइनर का यूज़ क्या है अभी आगे पता चल जाएगा। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जो -1 की पावर जो एलिमेंट जिस रो में है और उस कॉलम में उन दोनों को ऐड करके पावर में -1 की पावर एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको ऐड करके और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन माइनर के साथ उसी एलिमेंट के, तो वो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो ये रहा माइनर ऑफ 32 ये है। तो इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, -1 की पावर ये एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम है उसको पावर बना दो और उसकी मल्टीप्लिकेशन उसके माइनर से कर दो, तो ये हो जाएगा इसका क्या, कोफैक्टर। ठीक है, इस तरीके से निकलता है कोफैक्टर का। और अगर कोफैक्टर की वैल्यू इवन आती है तो कोफैक्टर ही माइनर ही कोफैक्टर बन जाता है, और ऑड आती है तो नेगेटिव ऑफ माइनर कोफैक्टर होता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब क्वेश्चन करने से समझ में आता है। इस तरीके से समझ आता है तो फिर भी ठीक है। गोल्डन पॉइंट 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। गोल्डन पॉइंट 1 क्या है कि अच्छा जो कोफैक्टर की वैल्यू है वो जिस रो या कॉलम में है उस पर वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये है कोफैक्टर ऑफ 2 का क्या, अरे 2 का कोफैक्टर क्या है, ये +2 है ना, +2।
तो और अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ये इस रो में इस कॉलम है, तो अगर मैं यहाँ के इस एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती, यही यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एलिमेंट ऑफ द रो एंड द कॉलम इन विच इट इज़ प्रेजेंट। जिस रो या जिस कॉलम है उसके एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता कोफैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो इन सबको बाकी सबको सेम रखना है, सिर्फ जिस रो या कॉलम में था वहाँ के एलिमेंट ये देखो बदल गए। यहाँ पे ये थे, ये इस रो में 2 जिस रो में था जिस कॉलम में था यहाँ के एलिमेंट हमने बदल दिया। यहाँ पे 5 6 आ गया यहाँ पे, और 4 और 3 आ गया। 2 जिस रो में था और जिस कॉलम में था वहाँ के अगल बगल के एलिमेंट बदलने के बाद भी यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। मतलब कि ऑब्वियसली समझ गए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ज़्यादा गंवार बनोगे मतलब इतना भी तो नहीं भूल जाओगे। इतनी बार रिवाइज कर चुका हूँ, वीडियो बना रहा हूँ रिवीजन के लिए, इतने बड़े वाले ठुल्लू तो नहीं होगी भाई, वो एकदम भोंदा दास समझो। और फिर यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय, हाँ हम लोग डिटरमिनेंट को एक एक्सपेंशन वो था, एक एक्सपेंशन हम लोग इसके कोफैक्टर से निकालना सीखेंगे। कि जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो हम लोग बोला था ना कि जिस रो को वहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट लिखो, फिर जो उसका वो है। तो अब यहाँ पे हमने उसके साथ साथ ये -1 की पावर, जो प्लस माइनस साइन आता है नहीं है, वो इसी की वजह से आता है कि हम लोग -1 की पावर ये लिखते हैं। तो अब यहाँ पे वहाँ पे तो हाइड था, यहाँ पे हम लोगों ने उसको एक्सपैंड करके लिखा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये रहा इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा कि एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे डिटरमिनेंट एक्सपैंड हो सकता है। तो ये भी एक अगर बहुत आसान तरीका आ जाएगा हमारे लिए कि एक्सपैंड करना डिटरमिनेंट को, कि अगर हमें कोफैक्टर गिवन हो डिटरमिनेंट का तो हम लोग ईजिली एक्सपैंड कर पाएंगे रदर देन उसको पूरा लंबा चौड़ा लिखना। ठीक है, और ये खोपड़ी चूमलो वाले सवाल दिएंगे। अरे यार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही है। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, हाँ डिटरमिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, 1/2 मॉड लगा के 1/2, और फिर ये कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट, और थर्ड पे 1 1 1 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद, हाँ ट्रायंगल दिया है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे ना। ट्रायंगल के भाई एक प्लेन पे होता है, उसके 3 वर्टिसेस होते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे। इन तीनों कोऑर्डिनेट को लिखो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो और मॉड लगा दो, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। और फिर ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो इसका ये मतलब है कि लाइन्स आर कोलिनियर। हाँ, मतलब कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, तो कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करना होगा हमें, तो जो भी हमें वर्टिसेस दिए हैं उसे ट्रायंगल की तरह पुट करना है भाई। अगर 0 आ गया तो बस बोल दो कि हाँ भाई वो क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। और अगर हमें बोला गया कि एक लाइन, हाँ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास 11th में दूसरा मेथड था। इसमें यह है कि हमें जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि ये प्रूव करो कि ये एक जो लाइन है इस कोऑर्डिनेट से पास कर रही है, तो क्या करेंगे कि उसको उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिटरमिनेंट में लिखेंगे और उसको इक्वल 0 कर देंगे, क्योंकि कि एक लाइन से बने ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। ठीक है, एक लाइन से बने ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, समझे, क्योंकि लाइन में हाइट नहीं होती। समझे यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा आप समझ सकते हो दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे होता है। लेक्चर 2 भी ख़त्म। इतनी बातें इसमें वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी, क्योंकि आधे उधर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हो सके तो भाई कहीं अटक जो, लेकिन इधर के थोड़े ज़्यादा नल है, क्योंकि 11th में मेरी नल है, मतलब थोड़ी सी नल है। लेक्चर 3 में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ ही ख़त्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये जो एग्जांपल वगैरह है लौट के आऊँगा। पहली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की है कि अगर हम लोग एक डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि ये देखो रो ये रहा, ये कॉलम ये रहा, तो इसको एक्सपेंड करने पे ये आया। ठीक है, ये आंसर है डिटरमिनेंट का। और अगर हम लोग इसके रो को, ये रो है ना, इसको कॉलम बना दे और इस रो को ये भी कॉलम बना दे, या फिर ऐसे कर ले कि ये कॉलम है इसको रो बना दें, और ये कॉलम है इसको रो बना दे, तो आंसर देखो तो भी यहाँ पे भी दोनों सेम ही आ रहे थे। यानी कि अगर एक डिटरमिनेंट मतलब सारे एलिमेंट की बात की गई, यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं, जितने एलिमेंट है उनको रो आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। प्रॉपर्टी 1 है। और फिर प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर एक जो डिटरमिनेंट है उसमें किसी दो रो या फिर किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए, तो डिटरमिनेंट की जो नई वैल्यू आती है वो नेगेटिव ऑफ क्या कहते हैं, जो इनिशियल डिटरमिनेंट है। मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कि ये रहा 2 रो, हाँ एग्जांपल से ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। ये रहा ये एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, तो ये रहा, अब ये वहाँ पे 1 2 3 सेकंड रो में, ये फर्स्ट रो, तो 2 रो को इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे जो इसकी वैल्यू ये -1 थी, तो यहाँ पे +1, तो मतलब कि जो फाइनल डिटरमिनेंट है वो
उसका साइन अपोजिट, मतलब साइन चेंज होगा, जो भी मतलब कि इनिशियल डिटरमिनेंट है अगर रो चेंज करने के बाद, हाँ रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद। ये सिर्फ ऐसे लगता है कि हाँ, और इसमें ज़रूरी बात ये है कि रो और रो के साथ ही करना है, रो का कॉलम के साथ नहीं लगाना। दो रो ही आपस में इंटरचेंज होगी, मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड के साथ या सेकंड के साथ इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, और कॉलम में भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को सेकंड या थर्ड के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉलम के लिए भी मैंने दिखा हुआ है, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करने पे ये रहा यहाँ पे 0 1 3, हाँ कॉलम 2 कॉलम 3, हाँ तो ये रहा, ये वाला 0 2 1 है, इसको हमने 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि इसकी पोजीशन पीछे और इसकी पोजीशन आगे। अरे इंटरचेंज का मतलब क्या होता है यार? इंटरचेंज का मतलब होता है पोजीशंस बदलना, पोजीशंस बदलना, हाँ आपस में पोजीशंस बदलना, 2 की जगह 3 आ जाना, 3 की जगह 2 आ जाना, ये होता है इंटरचेंज। समझ गया। तो ये रहा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी लिखा है कि रो का रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ नहीं, बकवास। मतलब वो तो प्रॉपर्टी वन है कि सबको ही करना पड़ेगा तो वैल्यू सेम रहेगी। और ये रिलेशन तो भाई एक कंसेप्ट बताता है। और एक गोल्डन रूल वन ये कहता है, अच्छा हाँ पहले बात मैंने 2 प्रॉपर्टी बता दी ना, पहले मैं प्रॉपर्टी ही क्लियर कर लेता हूँ, या फिर हाँ 2 प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि एक ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये जो फर्स्ट और थर्ड रो हैं दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कॉलम के साथ समझा कि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी 1 बात करती थी कि अगर पूरी वैल्यू को आपस में बदल दो तो डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू सेम रहती है। सेकंड बताती है कि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदलो तो वैल्यू का सिर्फ साइन बदलता है। तीसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं अगर 2 रो, अरे यार एक तो मक्खी परेशान कर रही है, बात को ऐसे नहीं सुनोगे तो भी चलेगा पर फिर भी सुन लो। हाँ तीसरे ये क्योंकि ये तो मैं भाई रिवाइंड कर रहा हूँ, तीनों प्रॉपर्टी एक साथ बता रहा हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी यही बताती है कि क्या बताती है कि हाँ अगर आइडेंटिकल हो किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो आइडेंटिकल तो फाइनल वैल्यू 0 होती है डिटरमिनेंट की। तो गोल्डन पॉइंट 1 और 2 फिर अब समझा देता हूँ। गोल्डन पॉइंट 1 ये कहता है कि अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट में जो एक्सपेंशन में एलिमेंट रो फर्स्ट का लें और कोफैक्टर दूसरे या तीसरे का लें, ठीक है, उसी रो के दूसरे या तीसरे का कोफैक्टर ले लें तो डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। हाँ गोल्डन पॉइंट 1 क्या कहते हैं कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो मतलब कि अगर हमने कोफैक्टर क्या कहते हैं, अच्छा ये तो एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन अगर हमने एलिमेंट रो 1 का लिया कोफैक्टर, रो 2 या रो 3 किसी का भी ले लिया तो डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमने एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के लिए और कोफैक्टर सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के ले लिए और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। गोल्डन पॉइंट 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो एलिमेंट का सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो उनके मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ सेम रो, ठीक है, सेम अदर रो, ठीक है, मतलब कि रो ही हो, मतलब रो 1 के एलिमेंट का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कोफैक्टर सेकंड या थर्ड रो से और फिर उनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट कॉलम के लिए भी लगता है और ये इसका प्रूफ भी है यहाँ पे। बस ये वैसे याद रखने की चीज़ है, ठीक है। गोल्डन पॉइंट 2 क्या कहता है कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट में पोजीशंस को क्या कहते हैं जंप करवाते हैं, मतलब पास करवाते हैं तो उस जितने उसको कॉलम या रो को पास करेगा वही उसकी पावर बन के लग जाएगा और बन जाएगा डिटरमिनेंट की। तो ये भी वैसे बड़ा आसान है। ये यहाँ पे हमने फर्स्ट से यहाँ पे जंप करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हम लोग जंप करवा रहे हैं तो इसके ऊपर दो कॉलम आ रहे हैं तो यानी कि -1 की पावर 2 और फिर डिटरमिनेंट का पोजीशन। वैसे इंटरचेंज और जंप दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं इंटरचेंज का मतलब आपस में बदलना और इसकी पोजीशन शिफ्ट करना वो अलग चीज़ है। बस ख़त्म लेक्चर नंबर 3।